विशेष दिन है, क्योंकि इतिहास पढ़ने के साथ साथ आप आजादी भी घर लेकर के जाइएगा, ठीक है। और इतिहास का शायद यह आखिरी कक्षा भी होगा, और इसके बाद जीएस खंड के अंतर्गत हम लोग किसी दूसरे पाठ्यक्रम की ओर मूवमेंट कर जाएंगे। लेकिन सामान्य तौर पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक है आज का, जो हम लोग स्टडी में शामिल करने जा रहे हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1944 से 1947 के बीच क्या हुआ। और इस दौरान जो पाठ्यक्रम आज का शामिल किया जाएगा उसमें है राजाजी फार्मूला, बाइबल प्लान, आम चुनाव, नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का चुनाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही योजना, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन प्लान और भारत विभाजन। देखने से तो लग रहा है कि 5 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट के जब हम लोग गहराई में जाएंगे तो वहां कुछ एक नया स्टोरी छुपा हुआ है, और उस स्टोरी को भी हम लोग साझा करते चलेंगे। मौलिक तौर पर जो आप स्क्रीन पर पाठ्यक्रम देख रहे हैं, इसको 2 पार्ट में विभाजित कर दीजिए। एक भाग को हम लोग कहते हैं कि वह संवैधानिक प्रक्रिया जिसके तहत भारत को आजादी हैंडओवर किया गया, और दूसरा वह प्रक्रिया जिसके तहत पाकिस्तान की उत्पत्ति हुई। अगर इस सारे पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटना हो तो हम लोग क्या बांटेंगे? वह प्रक्रिया जिसके जरिए भारत को सत्ता ट्रांसफर किया गया ब्रिटेन से भारतीयों को, और वह प्रक्रिया जिसके जरिए पाकिस्तान का निर्माण हो। पाकिस्तान का निर्माण होना ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इस बात के लिए हम लोग को मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के बैनर तले जिस लड़ाई को लड़ा जाना था, उस लड़ाई का आखिरी बिंदु भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ही था। हमने विगत कक्षा में चर्चा की थी कि भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उपलब्धि यह है कि भारत को आजादी दी जाए या दी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, यह विमर्श का सब्जेक्ट समाप्त हो गया, और उसकी जगह पर केवल यह डिस्कोर्स चल रहा है कि आखिर भारतीयों को सत्ता दिया जाए तो उसकी प्रक्रिया क्या होनी। तो बात प्रोसेस की है, डिसीजन की नहीं है। तो वही प्रक्रिया को हम लोग इन बिंदुओं में देखेंगे। तो शिमला सम्मेलन, आम चुनाव, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का जो माउंटबेटन प्लान है, ये उसी का पाठ्यक्रम है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस आजादी की दहलीज पर जा रही थी, और दूसरे तरफ जिन्ना विभाजन के दहलीज पर जा रहे थे। ये दोनों पाठ्यक्रम आपस में इस तरह से अटैच है जैसे दूध में पानी मिलाया जाता है। दोनों को अलग अलग आप नहीं कर सकते, ठीक है। एक आदमी कर लेता है बगुला, उसी को बोलते हैं नीर क्षीर, जो दूध और पानी को भी अलग करके पी सके। लेकिन आप लोग तो बगुला है नहीं, तो आप लोग को साथ ही पढ़ना होगा, कोई आपके पास विकल्प नहीं है। इसके पहले कि हम इस पाठ्यक्रम को सिलसिलेवार आगे बढ़ाए, थोड़ा सा पाकिस्तान निर्माण की जो राजनीति है कहां से शुरू हुई है, हमको ला करके उसे भी 1944 पर बैठाना हो। 1944 पर जब तक उसको ला के हम नहीं बैठा पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भारत में सांप्रदायिक राजनीति को अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि डिवाइड एंड रूल, विभाजन और राज करो की नीति अंग्रेजों की बड़ी सूझबूझ वाली रणनीति का पाठ था। जब शुरू में अंग्रेज लोग भारत में आए और भारत के विजय अभियान चलाए, तो सत्ता में मुसलमान बैठे हुए, चाहे वो मुर्शिद कुली खां हो, सआदत खां हो, बहादुर शाह प्रथम हो या कोई और। तो सत्ता किससे लेनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को? मुसलमानों से। तो 1757 से 1857, जो 100 साल का इतिहास है, इस दौरान में अंग्रेजों को हिंदू अच्छे लगते थे और मुसलमान खराब लगते थे। इसका असर हुआ कि हिंदुओं को बंगाल के जमींदारी सिस्टम में अच्छा खासा हिस्सा मिला परमानेंट सेटलमेंट में। इससे हिंदुओं की आर्थिक उन्नति हुई। वहीं पर राजा राम मोहन राय
केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे एक सिस्टमेटिक तौर पर नेताओं का उदय हुआ, जो अपने पराकाष्ठा की ओर जाकर के विवेकानंद पर पहुंचा। तो हम लोग देखेंगे कि हिंदुओं में पहले पुनर्जागरण होगा, हिंदुओं में पहले बौद्धिक समुदाय का विकास होगा, हिंदुओं में पहले मिडिल क्लास का जन्म होगा, जो किसी भी बदलाव के मूलभूत तत्व माने। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो उनको लगेगा कि इस विद्रोह में हिंदुओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, मुसलमान लड़े भी तो बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में। जैसे दिल्ली का नेता था बहादुर शाह जफर, उसको क्या पता करे लड़ाई हो रहा है, जबरदस्ती के कोई आया मेरठ का सैनिक बोले आज से तू ही हमारा नेता बन, फिर भी नहीं लड़ पाया तो बख्त खां वगैरह को दे दिया कि आप संभालो, हमसे नहीं संभलेगा। ऐसे ही बेगम हजरत महल लखनऊ में आ रही हैं, लेकिन उनका रोल अगर हम झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई से करें तो कहीं फिट बैठता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो इसमें सैनिक के तौर पर जाइए तो मिसाल पेश करना है तो सैनिक कौन है? मंगल पांडे, ठीक है। तो इस घटनाक्रम में बात दिखी कि हिंदुओं में अवेयरनेस आया है और यह वर्ग आगे बढ़ा है और यही ब्रिटेन को चुनौती दे सकता है। इसीलिए अगर भविष्य में भारत में टिकाऊ राजनीति करनी है तो एक ऐसा पॉलिटिकल फेनोमेना को डेवलप करना पड़ेगा जिसमें मुसलमान अंग्रेजों के लिए राजभक्त, और एक काम इसलिए कराया जा सकता है क्योंकि मुस्लिम आबादी कम है और हिंदू आबादी ज्यादा है। तो हम मुसलमानों को भय दिखाएं कि भारत में मुसलमान तभी तक सुरक्षित हैं जब तक भारत में अंग्रेज है। अंग्रेज गए तो भारत में हिंदू राज आएगा और हिंदू राज आएंगे तो मुसलमानों की स्थिति दास्ती होगी। उसको प्लान करके इस तरीके से रखा जाएगा कि हमारे बिना आपका यहां कोई वजूद नहीं है, क्योंकि यहां बहुसंख्यक प्रजा हिंदू है। हुआ कि इसके लिए वो व्यक्ति कौन चुना जाए जो मुस्लिम बिरादरी से आता हो और जिसकी समाज में पकड़ हो। तो विलियम हंटर, जिन्होंने इंडियन मुस्लिम्स नामक किताब लिखी, जो स्ट्रेटजी के मूल व्यक्ति थे, उन्होंने इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति को चुना। वो व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां के जरिए पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, के जरिए इस विचार को अंग्रेजों ने आगे बढ़ाया कि सर सैयद अहमद खां जी, आपकी एक ही उपलब्धि हो कि आप भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के प्रति राजभक्त बनाइए, कि वे ब्रिटेन को चाहें। इसलिए चाहें क्योंकि अगर उनको भविष्य सुरक्षित करना है तो उनके पास कोई दूसरा चॉइस। इसीलिए जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तो 1886 में सर सैयद अहमद खान ने भी एक संगठन बनाया जो कांग्रेस के नफरत पर थी। सब कुछ ठीक किया। इसीलिए यही मूल्यांकन किया जाता है कि एक समय सर सैयद अहमद खान राजभक्त व्यक्ति थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने, उनकी सबसे महान उपलब्धि थी कि उन्होंने मुसलमानों में पूर्ण विश्वास भरा कि अगर अंग्रेज हैं तो मुस्लिम सुरक्षित हैं, अतः अंग्रेजों को भारतीय प्रणाली में जो है वो मुसलमानों का समर्थन हासिल करना चाहिए और मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार को समर्थन देना। पहली पीढ़ी का काम पूरा हो गया। अब सवाल था कि इसे संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए कैसे जनता तक पहुंचाया जाए। तो एक प्री प्लान्ड सुनियोजित प्रक्रिया के तहत 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, याद कीजिए वे वही ढाका के नवाब हैं जो इस प्रक्रिया से क्यों जुड़ रहे हैं, इसकी भी एक अपनी कहानी है। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया है।
और एक बंगाल जो बनाया है, उस बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड है। और एक बंगाल वो बनाया है जिसमें आज का बांग्लादेश है। तो जो बांग्लादेश वाला बंगाल था उसको बोलते थे पूर्वी बंगाल, और इधर वाला को बोलते थे नहीं बंगाल। यह भी पश्चिम बंगाल है। उस समय केवल बंगाल था और वो पूर्वी बंगाल था। पूर्वी बंगाल आजकल बांग्लादेश बन गया है, क्योंकि पहले वो पूर्वी बंगाल बना, एक समय आया तो पूर्वी पाकिस्तान बना, और एक समय आया तो बांग्लादेश। पूर्वी का रिश्ता उसका छूट गया। ठीक है, तो पूर्वी जो बंगाल इसी तरीके से बनाया गया था कि पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक हो, सत्ता और सब चीज पर उनका पकड़ हो। तो सांप्रदायिक राजनीति वहां 1905 में शुरू हुई थी, करजन के बंगाल विभाजन से। और 1906 में वहीं के नवाब ने मुसलमानों को जोड़ करके अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनाए। और मुस्लिम लीग ने अपने घोषणा पत्र में लिखा, मेरा गठन सिर्फ 2 कार्यों से हुआ है। पहला कार्य मुस्लिम हितों की रक्षा करना, और दूसरा कार्य मुसलमानों को ब्रिटेन के प्रति राजभक्त बनाना। सर सैयद अहमद खान ने जहां आइडियोलॉजी छोड़ी थी, वहां से इसका ठीका अब मुस्लिम लीग उठा रही। लोग क्यों कहते हैं कि अंग्रेजों ने ये सब कराया? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। दिसंबर 31 तारीख और 30 तारीख को मुस्लिम लीग जन्म ले रहा है 1906 में, मतलब 1907 में ले रहा है। अगले वर्ष लीग की बैठक हो रही है और लीग कह रही है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल मिलना चाहिए। ठीक, और मुसलमानों को राजनीति में हिस्सा देते समय अंग्रेज ध्यान रखें कि हमारी आबादी कितनी है, इसके अनुसार हमें हिस्सा नहीं चाहिए, हमारी पॉलिटिकल हैसियत कितनी है इसके आधार पर हिस्सा चाहिए। मतलब आबादी मेरा 30% हो, लेकिन सीटें हमारे लिए 50%। मतलब हमको हिंदुओं के बराबर का सम्मान मिलना। सोचो 1908 में ही मांग हुआ कंप्लीटली, मतलब ऑथेंटिक तौर पर। 1908 में आगा खान जा रहे हैं अंग्रेजों के पास। 1909 में अंग्रेज भारत में मार्ले मिंटो सुधार कर रहे हैं, और इस सुधार में मुस्लिम लीग की मांग को बिना किसी संशोधन के पूरी तरह से स्वीकार करके लागू कर दिया। कांग्रेस कही हम 85 में जन्मे थे, 85 से आपसे बहुत कुछ मांग रहे हैं, इतना छोटा सा चीज मांगे कि वो सिविल सेवा का परीक्षा कम से कम हिंदुस्तान में करवा दीजिए। आपको कभी फुर्सत नहीं मिला। अरे लोग कल मांगा, आज मिला, अब भोरे हो से पहले ही लागू भी हो गया। यह एक षड्यंत्र है। और इस बात को और प्रमाणित कौन करता है? तो उस समय लॉर्ड मार्ले ब्रिटिश सचिव हैं, मतलब इंग्लैंड में भारत विषय के मंत्री हैं। उन्होंने लिखा, हम भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल दे रहे हैं, यह किसी सांप के मुंह में 20 दंत बोने के जैसा हो। ऐसा न हो कि यह 20 दंत एक दिन हम पर भी भारी पड़े। उन्होंने जो कोटेशन लिखा, ये कोटेशन 1946 में लाइन बाई लाइन सही हो। अंग्रेज एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे कि बिना विभाजन के हम भारत छोड़ के चले जाएं, लेकिन सांप अजगर बन चुका था, बच्चा नहीं था। वो ब्रिटेन सरकार को निगलने के लिए तैयार था, जिंदा, बिना कतरन की। ठीक है, अरे भविष्यवाणी उनकी सत्य साबित होगी, उसके लिए हम आगे आएंगे। इसके बाद लखनऊ समझौता 1916, कांग्रेस पार्टी पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता लाने के लिए कही कि अगर मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल मिला है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके साथ हो जाएंगे। ठीक है, हम भी इसके साथ मिलना चाहिए, ले लीजिए, लेकिन इसके बदले में भारतीय मुसलमान कांग्रेस से मिल जाएं और हम लोग अंग्रेज का बात नहीं मानेंगे, हम लोग दोनों मिलकर साथे साथे चलेंगे और आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसा कि इतिहास के पिछले क्लास में हम आपको बताए हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यह
नव विवाह का हनीमून पीरियड घींच तीर करके 1922 तक चला, असहयोग आंदोलन की समाप्ति तक, क्योंकि खिलाफत और असहयोग आंदोलन साथ साथ चल रहे थे। उसके बाद 1922 के बाद भारत की राजनीति में बड़े बड़े बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेंगे, केरल में मालाबार तट पर हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे भारत के लगभग हर कोने में इस प्रकार के दंगे जब शुरू हो जाएंगे, और उस दंगों में सबसे बड़े व्यक्ति जिनकी हत्या होगी वे आर्य समाज के एक बड़े चर्चित नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, जो गुरुकुल कांगड़ी खोले थे। जैसे डीएवी एक ग्रुप है एजुकेशन का, आर्य समाज ने डीएवी ग्रुप चालू किया, डीएवी स्कूल गांव गांव तक फैला हुआ है। उसी प्रकार वो गुरुकुल कांगड़ी चलाते थे। उनकी हत्या होने के बाद अचानक हिंदुओं में लगा कि वो असुरक्षित है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भारत में 500 साल तक मुस्लिम राज तो था ही, बीच में कुछ अच्छे संकेत आए थे, और उन संकेतों के बाद ब्रिटेन सरकार जो है, चाहे ब्रिटिश सरकार जो भारत में चल रही थी, वो मुसलमानों को दिल दे बैठी थी। ठीक है, ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जो ब्रूमफील्ड पूर्वी बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि भारत में मेरी 2 पत्नी है, हिंदू पत्नी और मुस्लिम पत्नी, लेकिन मेरा प्रथम प्यार मुस्लिम पत्नी पर है। मेरी जो चहेती पत्नी है, उन्होंने वर्ड चुना चहेती पत्नी मुस्लिम पत्नी। कहते हैं ना कि अंदर का प्रेम लाख छुपाइए, कहीं ना कहीं सामने एक आध लाइन में हम लाख छुपाए प्यार, मगर दुनिया को पता चल जाएगा। कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज तो होगी जो दुनिया देख भी लेती है और समझ भी। तो यहां इन लोग के साथ भी वो घटनाएं घटित हो ही जाती हैं कि कुछ न कुछ ऐसे बिंदु निकल करके सामने आ जाते हैं। ऐसे में अचानक अब हिंदू असुरक्षित महसूस करने लगे, और इसी असुरक्षा के बीच में भारत में वैसे तो 4-5 संगठनों का जन्म हुआ, 1-2 पॉलिटिकल पार्टियां भी जन्मी, लेकिन 2 संगठन जो भारतीय राजनीति के शाश्वत विधान बन गए, उनमें एक का नाम था हिंदू महासभा। ये मुस्लिम लीग को खुल्लम खुल्ला चुनौती देता था आजादी तक, और दूसरा पार्टी जो 1925 में बना संगठन, उसका नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। आरएसएस खिल करके सामने आया आजादी के बाद, और हिंदू महासभा खुल करके सामने आया आजादी के बाद की राजनीति में हिंदू महासभा कमजोर पड़ती चली जाएगी, और हिंदू हितों के लिए आरएसएस का विकास होते चला जाएगा। इसीलिए आरएसएस की शाखाओं में आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग सबसे जन्म से विकसित हुई। क्यों? क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार और मुसलमानों का जो गठजोड़ बना, इस गठजोड़ से हिंदुओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में और बाकी के क्षेत्रों में असुरक्षा का माहौल, उसी से संगठन आया, और उस समय पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था, उधर मुसोलिनी उधर हिटलर, क्योंकि उन लोग ब्रिटेन के दबाव में जी रहे थे, तो लोग अपनी ब्रांच को विकसित करने के लिए शाखाओं के जरिए वे लोग भी लोगों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देते थे। तो यह प्रवृत्ति वर्ल्ड वाइड थी, कोई इंडिया में ऐसा नहीं प्रवृत्ति था, वो वर्ल्ड वाइड प्रवृत्ति थी, और उसका असर भारत में भी। चलिए, इसके बाद आगे की जो घटनाक्रम बढ़ेगी उसको इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने बड़ा अच्छा तरीके से समझाया है कि जैसे 2 गोतनी जब एक घर में रहती हैं तो रातें रात अलग नहीं होती, उनका एक सिस्टमेटिक प्लान होता है। पहले चरण में जब ये दोनों गोतनी एक साथ घर में रहती हैं तो बोलती हैं कि यहां सब बड़की को मिलता है, हमारा नसीब में कुछ नहीं है, हम झूठे घर में आ गए हैं। खाली भुनभुनाती है, मतलब विरोध नहीं करती हैं, और ज्यादा जगह पर नहीं ले दे के वो दबल कुचल प्राणी हस्बैंड होता है उनका,
उसी को कहती है कि इस घर में हम झूठे आए, हमरा तो कुछ है ये नहीं है, इस तरीके से। मतलब पहला चरण में ही आता है। द्वितीय चरण में वो बोलते हैं जब तक इस घर में रहेगी तब तक मेरा कुछ, इसलिए आप व्यवस्था देखिए। और तीसरा एपिसोड में गोतनी कहती है या तो वो घर में जिंदा रहेगी या हम वो फैसला भी तुरंत होगा। ऐसा ही नहीं होता है जी। पता नहीं शादी नहीं हुआ होगा इसीलिए, फिर भी महसूस करो कि ऐसा होता है। पहले चरण में बातें होती है कि दोनों के हित अलग अलग हैं। दूसरे चरण में बात होती है कि पहले के रहते हुए दूसरे की हित पूरा नहीं हो सकती है। और तीसरे चरण में इस बात का गारंटी होता है कि जब तक अलग नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजनीति में भी विभाजन का जो कैटेगरी है ये दो गोतनी का ही कैटेगरी है। सबसे पहले मुसलमानों में एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान है मोहम्मद इकबाल। वे भारत में राजनेता के तौर पर कम जाने जाते हैं और शायरी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। उनकी एक बड़ी लोकप्रिय शायरी है, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बता ना तेरी रजा क्या है। तो इन्होंने कहा, सबसे पहला व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को कहा कि मैं जिस हिंदुस्तान को देख रहा, इस हिंदुस्तान में हमें दो देश दिखाई दे रहे और अंतिम नियति तो हमें मुसलमानों के एक अलग देश के रूप में ही दिखाई दे रहा है। इतना ही बोले, इसके आगे वो नहीं। कहते हैं कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए एक पढ़े लिखे मुस्लिम विद्वान थे, नाम था चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई करते थे। तो वहीं पर पढ़ने के दौरान उन्होंने एक शब्द गढ़ा जिसका नाम है पाकिस्तान, जिसको आपको बोलने से भी दुख होता है और बिन बोले रहल भी नहीं जाता। भारतीय व्यंग में जितना बार पाकिस्तान शब्द का यूज किए होंगे शायद कोई भी इंडियन इतना बार और कोई दूसरा शब्द का प्रयोग, अब तो जुमला चल निकला है कि जिसको यहां मन नहीं लगता है वो चल जाए पाकिस्तान। हम तो खुल्लम खुला चुनौती भी देते हैं कि अगर मान लो इस धरती पर पाकिस्तान नाम का प्राणी नहीं होता, कोई कंट्री नहीं रहता, और तुम लोग को बोलना होता है कि आपको भारत में मन नहीं लग रहा है तो चले जाइए, तो किसका नाम लेते? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये जुमला इतना हिट है कि लोग बाथरूम भी जाते हैं तो कहां जा रहे थे? पाकिस्तान जा रहे। आप गांवों में जाइए, अगर कोई नदी की तरफ जा रहा है तो उससे पूछे कहां जा रहा है? पाकिस्तान से आ रहे हैं। मतलब हर पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा, राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर, ठीक है, मतलब उच्च से उच्च पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति और सामान्य से सामान्य पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी इस लफ्ज को नहीं छोड़ता, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है। चौधरी रहमत अली एक शब्द की उत्पत्ति कर रहे हैं, उस शब्द है पाकिस्तान। उन्होंने जो पाकिस्तान गढ़ा ना, उसमें पहला अक्षर है पी। पी का मतलब है पंजाब, ए का मतलब है अफगानिस्तान, और के आई टी का मतलब है कश्मीर, एस का मतलब है सिंध, और बलूचिस्तान के लास्ट में से उलिए तान, तो बना पाकिस्तान। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, इस पाकिस्तान में बंगाल, असम और ये सब नहीं है। चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान बनाया, उस पाकिस्तान में सब पश्चिमी के आदमी थे, ठीक है। जो पूर्व बिहार से दर्द उठा 1947 में, वो शामिल नहीं था, ठीक है। ये तो बीच में बंगाल जो सुहारवर्दी खान के हाथ में गया और उसके बाद जिस प्रकार से कत्लेआम मचाया, तो पाकिस्तान इधर भी लोगों को नजर आने लगा। नहीं तो शुरू में लोगों को पाकिस्तान उधर ही नजर आता था जिधर है।
1937 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया, हुआ कि प्रांतों को ऑटोनोमस किया गया, चुनाव लड़ने जाइए। चुनाव में सब कोई गया। कांग्रेस पार्टी बम्पर तरीके से 8 राज्य में सत्ता में आई। इलेक्शन से ठीक पहले अंबेडकर एक पार्टी बनाए थे, फजलुल हक एक पार्टी बनाए थे, अफसर हुसैन एक पार्टी बनाए थे। इस सब एक प्रांत जीत लिए, लेकिन अगर कोई कुछ नहीं जीता तो था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को किसी प्रांत में इतनी सीटें नहीं मिली कि उस सरकार, लेकिन फिर भी पंजाब में यूनिस्ट पार्टी के सहयोग से और बंगाल में बंगाल कृषक प्रजा पार्टी के सहयोग से 2 जगह पर मुस्लिम लीग की सरकार बनी। कुछ लोग बोलते हैं कि इस समय मुस्लिम लीग कांग्रेस से मिलना चाहती और वो कह रही थी कि आप हमारे साथ मिलकर सरकार बना लीजिए, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार। एक कांग्रेस का इतिहास में दूसरा भूल था विभाजन को टालना। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि भारतीय मुसलमान को कोई समझा नहीं सकता है, ये सब ठेठ आदमी है, और छोड़ के लंदन चले जाते हैं। पॉलिटिक्स अच्छा चीज नहीं है, बहुत लड़े इन लोग के लिए, 16 सूत्री फॉर्मूला दिए, भारत सरकार अधिनियम में बहुत सारे प्रपोजल पास करवाए, क्या मिला? चुनाव में वोटे नहीं देता है, तो ये पब्लिक जो खत्म पब्लिक है, छोड़ दो, चलो भाग। चल गए 2-3 साल उधर ही लंदन में अपना टाइम बिताए। ठीक है, जैसे आज के नेता भी चले जाते हैं, भारत में मन नहीं लगता है तो 1 महीना बिता के आते हैं, तो ये भी चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद 1939 में कुछ मुसलमानों ने, जिसमें फजलुल हक के पार्टी वाले, अफसर हुसैन के पार्टी वाले, 19 पार्टी के मुसलमानों ने कांग्रेस को राजनीति के जनाधार को कुचलने के लिए घटिया और सस्ती राजनीति का सहारा लिया। उन लोगों ने जगह जगह के रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। जैसे उसमें सबसे चर्चित जो रिपोर्ट होती है उसको कहते हैं पीरपुर रिपोर्ट। उसका उद्देश्य यह था कि जो जो प्रांत में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, वहां वहां मुसलमानों पर भयंकर अत्याचार। देखते हैं अभी भी आप लोग को कहीं आउ दंगा होता है तो कहीं के सर काटा था, ये सही, इसका वीडियो लोग फॉरवर्ड करना चालू कर देते हैं, कुछ इधर के कुछ उधर के मारपीट वाले। उसी प्रकार उस समय भी मतलब कहा गया कि 2 साल के कांग्रेस राज मुसलमानों को एक रिपोर्ट तैयार किया जाता था कि पूरा भारत भर में 4000 मुसलमान नपुंसक बनाए गए, 5000 मुसलमानों को कत्ल किया गया। इस तरीके के भ्रामक रिपोर्ट लाए। उनको लगता था कि अनपढ़ पब्लिक को लिटरेचर की बात, धर्म और राजनीति की बात बहुत दूर तक समझ में नहीं आती है। आत्मरक्षा मारो काटो की बात आसानी से समझ में। इसके बाद भारत में थोड़ा थोड़ा बदलाव चालू हो गया। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना भी एक समय के बाद उधर से लौट के बेचारे आ गए। 40 में मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि सब कोई कहिए रहा है तो हमको भी लग रहा है कि मुसलमानों के एक अलग देश मिलना चाहिए। 1943 में लीग ने कहा कि जो मुसलमानों को अलग देश मिलना चाहिए ना, उसका नाम पाकिस्तान ही होना चाहिए। यानी जिन्ना कमबैक है, राजनीति घटिया लेवल पर जा चुकी है, और इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए सरकार को नाक में दम करके रखी है। जिन्ना अलगाववादी चरम की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर है कि अलग देश होगा तो उसका नाम भी क्या होगा, नाम रखा गया। यहां से आज का टॉपिक हमको उठाना है। 1944 में आप लोग पहुंच गए हैं, तो आंख बंद करके एक बार जोर से सांस उस लीजिए, रामदेव बाबा ने, कि अभी हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, इसका अंत कहां होगा ये भी पता नहीं है। ठीक है, टॉपिक ऐसा है कि गर्मी का एहसास तो होना, इसीलिए जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वे पंखा नहीं झल सकते हैं तो पंखा चला तो जरूर सकते हैं, स्विच ऑन कर दो इधर वाला। चलो धन्यवाद, आगे देखो। ठीक है, जिसको चाहिए और जिसको नहीं चाहिए।
उसके पास चॉइस है कि जिसको नहीं चाहिए उस सीट बदल के उस एरिया में जाए जहां पंखा की हवा न पहुंच रही हो, और जिसको चाहिए वो उधर आ जाए जिसको किसी कीमत पर हवा। अभी लोग देश का सीमा बदल रहे हैं, हम लोग जगह भी नहीं बदल सकते। CR फॉर्मूला, जब इस दौर में पूरा माहौल इस प्रकार का है तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये मद्रास के बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी रहे हैं लंबे समय तक, ये राजा जी के नाम से लोकप्रिय भी थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि इन्होंने सबसे पहले एक फार्मूला निकाल करके जिन्ना के सामने रखा। इस फार्मूले का मौलिक बात देखो यही था कि अभी मुस्लिम लीग हमारे साथ आए और हम लोग सब मिलकर के पहले आजादी प्राप्त कर लें। आजादी प्रथम सब्जेक्ट। आजादी के बाद जो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर वयस्क मताधिकार प्रणाली के तहत हम लोग वोटिंग कराएंगे। अगर वहां की जनता कहेगी कि हम पाकिस्तान के निर्माण चाहते हैं तो उस प्रांत को पाकिस्तान में शामिल, किसी प्रांत में जिलावार भी हो सकता है, लेकिन उसके तरीके से हम लोग पाकिस्तान के निर्माण देंगे। तो राजा जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक प्रकार से पाकिस्तान मांग के समर्थन का प्रपोजल रखा। लेकिन ऐसा नहीं था कि राजा जी के अपने दिमाग की उपज थी, कांग्रेस के काफी कुछ नेताओं का उनके प्रति समर्थन का भाव भी था, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा। लेकिन इस प्रस्ताव को मोहम्मद अली जिन्ना ने खारिज कर दिया, कहा कि ना ये सब नहीं चलेगा। देखो जिन्ना क्यों खारिज करते थे, उनको ऐसा लगता था कि जब देश आजाद हो जाएगा, आप नेहरू जी पीएम बनिए जाएंगे तो पूरा प्रशासन पर इनका कंट्रोल होगा, तो इन लोग स्वच्छ रूप से मतदान होने देगा। तो उस लिए सोचते थे कि अंग्रेज के रहते में ही ये फैसला हो जाए तो सही। मतलब आप समझो कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर के द्वारा एक प्रपोजल पाकिस्तान का आ रहा है, तो पाकिस्तान के निर्माण की जो गति है वो तेज होने। आगे बढ़िए तो इसके बाद बैबल प्लान और शिमला योजना। हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत में जो वायसराय हैं उनका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। ब्रिटिश सरकार लॉर्ड लिनलिथगो को वापस बुला ली और वहां से एक नए व्यक्ति लॉर्ड बैबल को वायसराय बना के भेजा गया और कहा गया कि वायसराय साहब आप जाइए, कांग्रेस की लीडरशिप से बातचीत करके, बाकी लोगों से बातचीत करके एक ऐसा व्यवस्था बनाइए जिसमें वायसराय तो हो लेकिन मैक्सिमम पोस्ट सेंट्रल में भी भारतीय नेताओं को दे दिया जाए। ठीक, इसी को 14 जून 1945 को लॉर्ड बैबल ने भारत में कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी का गठन होगा। कार्यकारिणी का मतलब समझिए मंत्रिमंडल का गठन, पुनर्गठन होगा। इसमें 2 पोस्ट, एक प्रधान सेनापति का पोस्ट अंग्रेज के पास रहेगा और दूसरा वायसराय का व्यक्ति अंग्रेज होगा। इसके अलावा उनके मंत्रिमंडल में बाकी जितने भी मेंबर होंगे ये सब भारतीय राजनेताओं को ही हम लोग हैंड ओवर कर देना चाहते हैं। इस स्थिति को तुम लोग कह सकती हो कि यह अधिराज्य है, या ब्रिटेन का अधीन है, सेंट्रल पावर उनके पास है लेकिन बाकी सब पावर इंडियन के हाथ में आ रहा है। दूसरा बात उन्होंने साफ साफ कहा कि बॉर्डर में कुछ जनजाति को छोड़ के विदेश मंत्रालय भी भारतीयों के पास ही रहेगा, नहीं टेंशन लीजिए। और वायसराय के पास वीटो पावर होगा लेकिन हम वचन देते हैं कि हम वीटो का नाजायज इस्तेमाल नहीं करेंगे, मंत्रिमंडल जो फैसला ले लेगी उसको रद्द करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। वाह। और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि भारत का संविधान किस प्रकार बनाया जा सकता है। इसी प्रपोजल पर डिस्कशन करने के लिए 25 जून को सर्वदलीय मीटिंग हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुलाई जा रही है। इस बैठक में भाग लेने के लिए 21 नेता आए हैं, उतना का नाम आपको क्या बताएं।
लेकिन हमें मोहम्मद अली जिन्ना भी हैं, कांग्रेस पार्टी के चेयरपर्सन अबुल कलाम आजाद हैं, नेहरू हैं, लियाकत अली खां हैं, भूला भाई देसाई हैं, सभी कोई बैठिए। हुआ कि वायसराय के मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शपथ लेंगे। 14 मंत्रियों का विभाजन क्या किया गया? 5 मंत्री कांग्रेस से बनेंगे, 5 मंत्री मुस्लिम लीग से बनेंगे, और बाकी के जो 4 मंत्री हैं उनमें से कोई एक दलित होगा, कोई एक सिख होगा, कोई आदिवासी। इस प्रकार से व्यवस्था रखा गया था कि सभी वर्ग की इसमें भागीदारी, सर्वदलीय सरकार हो और आप लोग सरकार चलाइए, हम लोग भी देखें कैसे आप लोग चलाते हैं कि मुंह नोचवा टाइप से एक दूसरे का मुंह नोच लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इस प्रपोजल में 5 नाम भेजना था, लीग ने 5 नाम भेज दिए, कांग्रेस पार्टी ने भी 5 नाम भेज दिए। उस नाम में से एक नाम अबुल कलाम आजाद का था, जो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस बात पर जिन्ना भड़क गए कि मुसलमानों का पार्टी तो सिर्फ मुस्लिम लीग है, अगर कोई मंत्री बनेगा तो मुसलमान मंत्री मुस्लिम लीग से ही बनेगा, बाकी से। इस पर गांधी जैसे विचारकों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को, जिसको मुस्लिम लीग अपने तरफ से स्वतंत्र है कि कौन 5 आदमी को मंत्री बनाना चाहती है, अब कांग्रेस का भी फैसला मुस्लिम लीग करेगी। पहले तो हम बर्दाश्त किए हुए हैं कि आबादी का रेशनल कंडीशन 70:30 से, और जनता हमको वोट देती है 90%, आपको देती है 2.5%, और आपके भी 5 मंत्री और हमारे 5 मंत्री। ऊपर से हम मंत्री किसको चुने ये भी आप हमको कहेंगे तब हम चुनेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी अड़ गई, कही कि जो हम 5 मिनिस्टर का नाम भेजे हैं उसमें हम किसी प्रकार का कोई बदलाव। इस पर लॉर्ड बेवेल उठे और बोले कि शिमला में सहमति नहीं बन पाई, यह सम्मेलन रद्द किया जाता है। अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब में लिखा, इतना भी भिट्टो किसी को मत। ठीक है, यानी आपने तो बात को कह रहे ना कि भारत का किस्मत का फैसला जिन्ना के हाथ में। ठीक है, जिन्ना जब चाहेंगे तो मीटिंग होगा, जिन्ना जब चाहेंगे कि व्यक्ति मंत्री बने तो बनेगा, वो अपने पार्टी के भी नेता होंगे और कांग्रेस पार्टी के भी नेता होंगे। ऐसा चीजें नहीं हो सकती। उन्होंने कहा वाटर शेड है, ब्रिटेन ने एक ऐसा लकीर खींच दिया है जिस लकीर को भविष्य में पाटना संभव। तो एक नजायज जिन्ना के नजायज मांग के ऊपर बेवेल ने भिट्टो लगाकर जिस प्रकार से इस सम्मेलन को रद्द किया, वह आने वाले समय में अच्छे समय का संकेत। चलिए, इन सब के बीच में अगली गतिविधि की ओर बढ़ी। आम चुनाव दिसंबर 1945। सेकेंड वर्ल्ड वार हम लोग जानते हैं कि औपचारिक तौर पर 6 अगस्त पर हिरोशिमा पर बम, 9 पर नागासाकी, 15 में जापान का आत्मसमर्पण, और अब 15 अगस्त को, और औपचारिक तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था। इस वर्ल्ड वार के समाप्ति के बाद पहले इंग्लैंड में चुनाव हुए। इंग्लैंड में करिश्माई लीडर जिनका नाम है विंस्टन चर्चिल, सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड को बुरी तरह से हार के दहलीज पर खड़ा करके छोड़ गए थे प्रधानमंत्री, और चर्चिल ने वहां से इस युद्ध को जिताया था। मैं कई बार बोलता हूं, एक भारतीय राजनेता अगर एक स्ट्राइक कर देते हैं तो प्रचंड चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड का समय देखो कि एक व्यक्ति उसको सेकेंड वर्ल्ड वार जिता करके दे रहा है, वो भी उतनी बुरी स्थिति में हिटलर और मुसोलिनी से, और जब वो चुनाव लड़ने जा रहा है तो चुनाव हार जा रहा है, और उसके जगह पर सबसे कमजोर जनाधार वाली लेबर पार्टी चुनाव जीत रही है, और उसके प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली बन रहे हैं। बहुत सारा लोग इस पर पीएचडी की, थीसिस लिखी, हालांकि वो शोध भी क्लियर है कि ऐसा क्यों हुआ था इंग्लैंड।
तो इसके पीछे कारण लोग बताते हैं कि इंग्लैंड की जनता युद्ध लड़ते लड़ते थक गई थी। 7 साल से युद्ध लड़ रही थी। इंग्लैंड के सड़क पर पुरुष थे नहीं, केवल महिलाएं थी जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल संभाल रही थी। 2-4 पुरुष बचे हुए भी थे, वे युद्ध भूमि से घायल अवस्था में पड़े हुए थे। ऐसे में इन सबको लगता था बहुत लड़ लिए, इन 9-9 साल से लड़के युद्ध भूमि में हैं, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का कोई, ये लड़के अब वापस आए। अगर चर्चिल को जिता के भेजेंगे तो कठोर लीडर है, ये फिर से दुनिया पर कब्जा करेगा और ये लड़के फिर 10 साल और सिपाही बन के टंगल रह गए। इसीलिए पुरुषों ने वोट ही नहीं किया, वोट तो की महिला, क्योंकि उस समय भी ब्रिटेन की फौज में ऐसे लाखों 16-18 लाख लोग थे जो दुनिया के कोने में मोर्चे थामे हुए। तो उन्होंने तख्ता पलट कर दिया महिलाओं ने। और क्लीमेंट एटली आए तो उनको जनता वोट इसीलिए दी थी कि जो जो देश को गुलाम बनाए रखे उसको छोड़िएगा, क्या करिएगा आप जानिए, लेकिन वहां जो लइकन टंगल है उनको खींच के देश लाइए। इसलिए इटली का एजेंडा क्लियर था कि भाई हमको वोट मिला है कि हम दुनिया को आजाद करें, वो अपना देश को आबाद करें, हमको अपना पब्लिक अपने देश में वापस। इसीलिए उन्होंने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव बनाया और कहा कि जाओ जी, इंग्लैंड का चुनाव तो हो गया, हम लोग पीएम सीएम बन गए, अब भारत में चुनाव कराओ। जब भारत में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी जिस इलाके में चुनाव लड़ी 91.2% इसको वोट, प्रचंड लोकप्रियता के शिखर पर कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन यहां मजेदार बात ही था कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने सफलता के शिखर पर बैठी थी ना, तो मुस्लिम लीग भी सफलता के शिखर पर बैठ गई। मुसलमानों के लिए सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट था 72 और 72 मुस्लिम लीग उड़ा लेगी, जीत गई। अब जिन्ना को कोई नहीं कह सकता था कि जनाधार वाले नेता नहीं है और मुसलमानों में इनकी लोकप्रियता कोई नहीं कह सकता है। और टोटल 509 गो सीट स्टेट असेंबली में मुसलमानों के लिए रिजर्व होता था, उसमें से 442 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। ठीक है, यानी कहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी जीत मुस्लिम लीग को मिली तो क्यों मिली? तो उसके पीछे लोग बोलते हैं कि जिन्ना ने प्रचार का तरीका बदल दिया था। इस चुनाव में जिन्ना जितना भाषण दिए सब मस्जिदों से देते थे और पब्लिक को एड्रेस करने के दौरान खुल्लम खुल्ला कहते थे इस्लाम खतरे में है। उन्होंने मुस्लिम लीग का नाम देना बंद कर दिया था और सीधे उनके नारे थे कि इस्लाम, उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों को रहने पर इन्हें दोयम दर्जे की नागरिकता मिलेगी, मतलब हिंदू यहाँ के नागरिक होंगे, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, आप भविष्य में यहाँ वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी आने वाला है। डेमोक्रेसी में वही शासन करता है जो बहुसंख्यक होता है, भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। सीधा शब्द में समझो कि अगर भारतीय मुसलमान भविष्य में अपने हाथ में कुरान छोड़ के गीता थामना चाहते हैं तो वे कांग्रेस को वोट दें, और अगर वे अपने हाथ में कुरान पकड़े हुए जन्नत का रास्ता खोजना चाहते हैं तो उनके पास मुस्लिम लीग को वोट देने के अलावा और कोई दूसरा चारा। इस प्रकार के धार्मिक प्रचार कहे कि अगर मुसलमान भारत में रहेंगे तो अब इस उम्र में अपने जीवन काल में बकरीद मनते नहीं देखेंगे। ठीक है, कहे कि आप जिस प्रकार, वे बार बार बोलते थे, आप जिस प्रकार के अत्याचार करते थे उस औरंगजेब के दौर को याद कीजिए कि जब मन तब मंदिरें तोड़ी ली जाती थी, अब भविष्य में मस्जिद तोड़े जाएंगे। मंदिरों से धन मिलता था, संतोष कर देते, मस्जिदों में तो धन नहीं है, सिर्फ कत्लेआम होंगे, महिलाओं की आबरू लूटी जाएगी और तुम उस दिन अल्लाह को जाकर वहां क्या जवाब? बड़े भड़कीले भाषणों के बीच में जब ये बातें आने लगी
तो मुस्लिम जनता ने खुल करके जिन्ना का साथ दिया। जिन्ना ने राजनीतिक भाषण को धार्मिक भाषण में बदल दिया और पॉलिटिकल रैली को धार्मिक रैली में बदल दिया, और इसी का असर हुआ कि जो है मुस्लिम वोट मुस्लिम लीग को मिलना आरंभ। चलिए, तो यहां तक समझो कि इस असेंबली के चुनाव में, जो आम चुनाव दिसंबर 1945 में हुए, सेंट्रल असेंबली के 72 में 72 सीट मुस्लिम लीग जीत गई। इसके जीतने के बाद हालांकि देखो उसे सीटें बहुत मिली, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा सरकार बनाने की स्थिति में, केवल बंगाल और सिंध दो ही प्रांत थे जहां मुस्लिम लीग का गवर्नमेंट सेटलमेंट हुआ, बाकी जगह पर मुस्लिम लीग सरकार नहीं बना। इन सबके बीच में राजनीति में बीच में एक घटना और घटित हो रही है, और उस घटना का नाम क्या है? नौसेना विद्रोह। ये 18 से 23 5 दिन चलेगा 1946। देखो 18 फरवरी का दिन है, डेट है, वर्ष है 1946। भारतीय नेवी में एक जहाज का नाम है HMIS तलवार। ठीक है, तलवार नामक जहाज पर जो भारतीय सैनिक काम करते थे ना नेवी में, उनको लोग वहां पर रेटरीज कह के बुलाते थे। क्या कह के बुलाते थे? रेटरीज कह करके बुलाते थे। ठीक है, और इन लोगों को खराब खाना, बासी खाना परोसा जाता था। तो इसी में बीसी दत्त एक व्यक्ति है, उन्होंने बोले कि खराब खाना नहीं। इस पर अंग्रेज अधिकारी ने कहा, भिखारी को पसंद चुनने की छूट। ठीक है, तुम रेटरीज हो और तुम लोग को खाना में चॉइस नहीं है कि खाएगा क्यों खाएगा, जो दिए वो खाओ, ठीक से खाओगे तो ठीक है, ये तो जबरदस्ती भी हम लोग को खिलाने। इसके बाद जब वो HMIS तलवार पर मतलब किए, तो धीरे धीरे बंबई के 20 जहाजों पर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसी दौरान इन लोगों ने क्या किया कि जवन जवन जहाज पर ब्रिटेन का यूनियन जैक झंडा था, उसको उतार करके मुस्लिम लीग के वो झंडा है, वो कांग्रेस के झंडा और एक लेफ्टिस्ट पार्टी के झंडा को गाड़ दिया, और एक सेंट्रल एक्शन कमेटी बनाई जिसके SS खान को चीफ बना दिया और बोले कि तुम लोग लड़ाई लड़ो। मतलब ये 18 तारीख को हुआ, 19 तारीख को 20 जहाज पर झंडे उतारे गए, 20 तारीख को कराची बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह और कलकत्ता बंदरगाह के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। और धीरे धीरे ये बात वायुसेना और आर्मी में भी फैल रहा है, हम लोग भी कर सकते। इसको क्लीमेंट एटली ने बहुत सीरियस लिया और उन्हें कहा कि देखो ऐसा है कि ब्रिटेन युद्ध जीता है, अभी इसका हड्डी इतना भी कमजोर, अगर सेना विद्रोह की है तो पूरी इंग्लैंड की नेवी विंग को ले जाकर लगा दो। अगर इस लड़ाई के दौरान पूरा नेवी विंग मेरा ध्वस्त होकर जीरो भी हो जाता है तो मैं परवाह नहीं है, लेकिन जाकर रौंद डालो। सैन्य विद्रोह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आनन फानन में एडमिरल गोल्डफ्रेड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना लंदन से रवाना, और पीछे से जनरल लोखार्ट के नेतृत्व में एक और सेना बैकअप पर भाग रही थी। तो भारतीय सैनिकों को भी एहसास हो गया कि आगे जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है। तो भारत के चतुर राजनेताओं ने ताबड़तोड़ सैनिकों को कहा कि आप लोग शांत रहिए। नेहरू, पटेल, जिन्ना सब लग गए, जो भी उसमें शामिल लोग थे, और बोले कि देखिए सैनिक विद्रोह, सेना से अपील की कि राजनीतिक लड़ाई पॉलिटिकल पार्टियां लड़ती हैं इधर, ठीक है, केजरीवाल, राहुल, मोदी, जोगी, ये सब को टकराने दीजिए, ये सब ठीक ठाक है। आर्मी और नेवी ये सब करेगा, ये सब बात ठीक बात नहीं है, आप लोग अपने बैरक में। तो सेना विद्रोह के जो नायक थे वे सब लौट गए। हालांकि जाने से पहले इज्जत बचाने के लिए उन लोगों ने कहा कि हम इस यूनियन जैक के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं,
अगर हम आत्मसमर्पण कर भी रहे हैं तो हम जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और इन नेताओं के साथ आत्मसमर्पण करें। ब्रिटेन की सरकार भी बोले कि इतना बोलने दो, इन लोग भी तो सैनिक हैं, इज्जत तो कुछ रहना चाहिए। बाद में वो सरकारें लौट गई। देखो, नेभी विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन को समझना है। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के ब्यूरोक्रेसी ने धोखा दे दिया। मतलब जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स थे, जिसको सिविल सेवा को ब्रिटेन का भारत में इस्पाती ढांचा कहा जाता था, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कई सिविल सेवकों ने सरकारी आदेश को साइडलाइन कर दिया था। तो अंग्रेज समझ गए कि सत्ता को ट्रांसफर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और 1946 में नेवी के विद्रोह ने साबित कर दिया कि अगर हम और दिन आजादी को ज्यादा टालते हैं तो समय भी आ सकता है कि सेना ही विद्रोह करके अपने हाथ में सत्ता। और ब्रिटेन ऐसा नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अगर भारत में आर्मी रूल वगैरह आ जाएगी तो किसी की सुनेगी थोड़े ना। अब ब्रिटेन को तो कदापि नहीं सुनेगी। और अंग्रेज अब तक की बात को समझ गए थे कि हमारी फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई, हमको भारत से जाना है, लेकिन दोस्ताना संबंध बना के जाना है। तो सिनेमा वाला दोस्ताना नहीं, ठीक है, एक मैत्रीपूर्ण संबंध बना के जाना है, ताकि भारत से जो कपास उपास मिलता है वो लंकाशायर मैनचेस्टर में मिलता रहे और इंग्लैंड की कॉटन इंडस्ट्री को कोई असर न हो, ताकि भविष्य में मेरा भी अपना आर्थिक स्थिति मजबूत। अब क्या होगा, यहां तक आगे बढ़िए। तो नौसेना विद्रोह के बाद संकेत मिलने के बाद अगला टॉपिक हम लोग का कैबिनेट मिशन प्लान। क्लीमेंट एटली से भारतीय नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए गया। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के नेता थे और लेबर पार्टी में भारतीयों की अच्छी पकड़ थी, ठीक है, क्योंकि इसी पार्टी से चुनाव जीत के नौरेजी वगैरह पहले भी सांसद बन चुके थे, तो अच्छी पकड़ थी। और क्लीमेंट एटली भी भाषणों में कहते थे कि कभी हम भारत के राष्ट्र इंग्लैंड के अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भारतीयों के मामलों को सहानुभूति पूर्वक हल करेंगे। अब भारतीय नेता उनका पहुंच गए, कहां है एटली जी, इधर आइए। पहले तो बड़ी लंबा चौड़ा भाषण देते थे, नेता के भाषण का महत्व है ना। आप लोग ट्विटर अभियान चलाए हुए हैं, तो ट्विटर अभियान में बहुत सारे लोग वीडियो चला रहे हैं ना कि 5 लाख युवा को नौकरी दे, और बाद में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नौकरी से ही आप जीवन चलाइएगा, आप मुर्गा नहीं पाल सकते, आप भेड़ नहीं पाल सकते, मछली नहीं पाल सकते, पैसा कमाने के 1000 जरिए। तो ऐसे बयानों का महत्व होता है जो आप सत्ता में रहने के पूर्व देते हैं। भारतीय नेताओं का शिष्टमंडल गया और जब बात किया तो एटली ने भी इन लोगों को ज्यादा देरी नहीं लगाया और क्लीमेंट एटली ने कहा कि देखिए, हम आज भी आपके प्रति उतना ही सिंसियर हैं। हमारे कैबिनेट के 3 टॉप मिनिस्टर, विदेश मंत्री जो हमारे यहां हैं, अभी सत्ता में चला रहे हैं, क्या नाम है जी उनका, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। व्यापार मंत्री सर स्टोफर्ड क्रेप्स और नेवी चीफ एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों इंडिया जाएंगे और जाके देखेंगे कि हम आपको सत्ता कैसे दे सकते हैं। कैबिनेट मिशन जो था वो भारत की ओर आया और भारतीय नेताओं से बैठ करके अच्छा खासा बातचीत किया, लेकिन बातचीत से उसको एक बात का संकेत तो क्लियर मिल गया कि यह जितना आदमी है उतना राग है, ठीक है, सबका राग टेढ़ है, इसीलिए इनके सहमति से तो कोई फैसला भारत में लागू नहीं हो जो सर्वसम्मति पूर्वक हो। तो ऐसे में उसने अपना फैसला सुनाया। देखो, गांधी जी कहे ना कि कैबिनेट मिशन प्लान एक ऐसा प्लान था जी जिसको अंग्रेजों ने अपने पूरे जीवन काल में सबसे अच्छे तरीके से और प्रॉपर तौर पर भारत के नजर से तैयार किया था।
मतलब अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए भारतीय इतिहास में जितने प्रपोजल दिए गए उसमें ही सबसे बेहतरीन प्रपोजल था। इस प्रपोजल में क्या क्या है आप इसको ऐसे समझ लीजिए। प्रपोजल का पहला बिंदु घातक है, पाकिस्तान नहीं बनेगा। ठीक है, पृथक पाकिस्तान की मांग गलत है और हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। अब देखो ऐसा क्यों हुआ था, तो बहुत कायदे से इन लोगों ने कहा कि आप सिर्फ इतना समझिए कि आप जिस पाकिस्तान की मांग हमसे कर रहे हैं उसके अनुसार एक पाकिस्तान का जो निर्माण है वो यहां होगा, और आप कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान का निर्माण यहां पर होगा। ठीक है, ऐसा देश नहीं बनता है। आपका रेलवे लाइन भारत से होके गुजरेगा, आपका एयरफोर्स इंडिया से होके गुजरेगा, आपका जहाज इंडिया के तट से होकर के गुजरेगा, जब मन करेगा भारत को सोट देगा। दूसरे के दया पर देश नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि देश एक संप्रभु पावर, उसके पास अपनी सोवरेनिटी, इसीलिए ये मांग ही नाजायज है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि आखिर इतने अच्छे अच्छे विचार इनके दिमाग में क्यों आए, तो इसके पीछे गहराई पूर्वक बहुत सारे राइटरों का किताब पढ़िएगा जो इसके ऊपर स्टडी किए। हम लोगों ने कहा कि दरअसल अब तक इंग्लैंड को पता चल गया था कि जो हम सांप के मुंह में जो 20 दंत 1909 में बोए थे, दंतवा बड़ा हो गया। ठीक है, और उनको लगता था कि बहुत सारा कपास और गेहूं के एरिया जो सिंधु नदी का बेल्ट था ये पाकिस्तान में चला, और जिन्ना है हठधर्मी आदमी, ये आदमी केकरो सुनेगा उनेगा नहीं। इसके मामले में नेहरू लिबरल है, तो हम लोग नेहरू को कॉमनवेल्थ में रह करके बिजनेस डील पहले के जैसा चलाते रहेंगे, और भारत के लिए भी फायदा का सौदा होगा और हमारे लिए भी। तो अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों के लिए अपने दिल में एक नया पौधा लगाया, और वह पौधा विभाजन विरोधी था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि उनका दिल बदल गया था, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वे ऐसा फैसला ले। ठीक, अब देखो एक पहला फैसला ये है, कहा गया कि भारतीय राजा रजवाड़ा, ठीक ना, भारतीय राजा रजवाड़ा सभी प्रांतों को मिला के एक संघ बनेगा, लेकिन सेंटर के पास केवल 3 गो मंत्रालय होगा, विदेश, रक्षा और संचार। ठीक है, बाकी सारा पावर स्टेट के पास होगा। सोचो आज के सेंटर कितना मजबूत है, 100 विषय है उसके पास, तो 3 विषय दिए गए। कहते हैं कैबिनेट मिशन में सबसे बढ़िया एक चमत्कारिक प्लान भी था। वैसा प्लान रखा उन लोग जिसमें जिन्ना जब 3D चश्मा पहनते थे तो उनको पाकिस्तान दिखता था, और गांधी जब 3D चश्मा पहनते थे तो उनको हिंदुस्तान दिखता था, अखंड भारत। आखिर वो प्रपोजल था क्या? तो अंग्रेजों ने दरअसल किया क्या था ना, भारत में ऐसे संविधान को लॉन्च किया जो ए था, ए कैटेगरी में संघ है, इसमें सभी प्रांत हैं और सभी राजे रजवाड़े। एक संविधान संघ का होगा, दूसरा संविधान प्रांत का होगा। ठीक है, लेकिन प्रांत का बाद में होगा, सी में होगा, इसके पहले प्रांत के समूह का होगा। ठीक है, मतलब एक संघ, उसके नीचे समूह, उसके नीचे प्रांत, और इन प्रांतों के समूह में जो पहला कैटेगरी था ए, इसमें यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, ये सब थे। नाम देखने से देखो पता चल जाएगा, सब हिंदू स्टेट है, जो हिंदू बहुल क्षेत्र है। सेक्शन बी, इसमें कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये सब रखे गए हैं।
और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, फ्रंटियर एजेंसी। और तीसरा ग्रुप रखा गया, इसमें रखा गया असम और दूसरा को रखा गया बंगाल। देखो अब चश्मा में जिन्ना जब 3D पहन रहे हैं तो देख रहे हैं कि बी तो पश्चिमी पाकिस्तान है और सी पूर्वी पाकिस्तान है और ए हिंदुस्तान है। उनको क्लियर कट दिख रहा है। गांधी चश्मा पहन रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अभी के चुनाव में ये तो हमारा ये है, यहां पर हमारी सरकार है। सिंध में भी कांग्रेस मजबूत है, यहां असम में हमारी सरकार है। सबसे बड़ा मेरे लिए तो उपलब्धि है कि विभाजन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो विभाजन टाल करके, और ये जो सिगुफा कहा गया ना कि ये सबसे मतलब कैबिनेट मिशन का करिश्माई प्लान था कि कोई चाह के भी इसको न विरोध कर पा रहा था न समर्थन कर पा रहा। और ये बातें कही सी में प्रांत आगे जिसमें हो। अब कहा गया कि प्रांत का संविधान अलग होगा, समूह का संविधान अलग होगा और इसका संविधान। इसमें कहा गया कि समूह के संविधान में बहुमत से बदलाव किया जा सकता है। तो जिन्ना को लगा कि इसमें हम 1, 2, 3 गो प्रांत में जब हमारा बहुमत रहबे करेगा तो कोई प्रपोजल हमको पासे करवाना होगा, किसी का बैठक बुलाएंगे और कहेंगे कि हम भारतीय संघ से अलग हो रहे हैं, हमारा अलग संविधान बना दीजिए, तो जब मन चाहेंगे तब बना लेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार बंगाल और असम में, बंगाल कितना बड़ा और असम कितना छोटा। जब हम असम में अगर चाहेंगे तो मान लीजिए, कहने का मतलब सीधा बात समझो, जिन्ना को विभाजन का नाम नहीं दिख रहा है लेकिन विभाजन क्लियर दिख रहा है, और गांधी को विभाजन दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो दोनों खुश। ठीक है, कहते हैं ना कि लेकिन पहले संविधान प्रांत का बनेगा, फिर समूह का बनेगा, तब संघ का बनेगा। इसको लोग बोलते हैं ना कि कैबिनेट मिशन ने बैलगाड़ी के पीछे बैल जोत दिया था। अच्छा, बैलगाड़ी के आगे आगे बैल रहेगा तब ना खींचेगा, अगर पीछे से बैल को जोतिएगा तो सिंह से उठा उठा के पटक पे न करेंगे, चकबाबू क्या करेंगे। वैसे ही जो समूह वाला था सब थसकाते रहेगा केंद्र को पीछे से। लोग बोलते हैं कि इन्होंने बैलगाड़ी के पीछे बैल जोत दिया। तीसरा जो इसका प्रपोजल था उसमें किसी को कोई शक नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रपोजल था अभी तुरंत देश में चुनाव होगा, 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति चुनाव जीत के आएगा और 389 मेंबर इंडिया में बैठ के भारत का संविधान लिखेंगे। इसमें कोई अंग्रेज नहीं होगा, भारत का संविधान प्योर कंप्लीटली भारतीय लिखेंगे। राजा रजवाड़े जो भारत में रहते हैं वे, उनके घर में चुनाव नहीं होगा, उनके यहां से 93 मेंबर मनोनीत होकर के आ जाएंगे, तो वे 93 292 पर इलेक्शन होगा 11 प्रांतों में, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे अभी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उस समय इसको बोलते थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, वहां पर इलेक्शन होंगे। तो 296 और इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 380। यही लोग भारत का संविधान लिखेंगे। सभी वर्ग को इसमें जगह दिया जाएगा, सिखों को भी इसमें आरक्षण मिलेगा, और सहमति से भारत का संविधान लिखा, और इसके आधार पर चुनाव हुए भी। 78 में से 72 सीट मुस्लिम लीग जीती, कांग्रेस पार्टी भी अच्छी खासी सीटें जीती, इसमें 212 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, और सब मिलकर संविधान की बैठक भी बुला ली गई। ऐसा नहीं है कि संविधान सभा की बैठक नहीं बुलाई गई। कहते हैं कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। पहला दिन सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर व्यक्ति होने के कारण संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। एक दिन के बाद अगला बैठक 11 तारीख को हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष बन गए। 13
तारीख को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा, जिस दिन से संविधान लिखने की औपचारिक शुरुआत हो गई। तो इसका तीसरा प्रपोजल सुपर हिट है और हिट हो गया। अभी मिशन रुक नहीं रहा है, बोला ना हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम पूरा कंप्लीट समाधान देने हैं। आप लोग जो है सर्वदलीय सरकार बना लीजिए, सब पार्टी का एक तो सरकार भी आप ही लोग चलाइए, संविधान भी आप ही बनवाइए, हमको जो प्रपोजल देना है वो हम दे दिए। तो इसी बीच मुस्लिम लीग शुरू में बोली कैबिनेट मिशन प्लान ठीक है, हम इसके साथ हैं। देखो जब ये मुस्लिम लीग बोली थी तो तारीख था 6 जून 1946, लेकिन इसके बाद 29 जुलाई को बोली, मुस्लिम लीग को लग गया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। आखिर कांग्रेस पार्टी इतना जल्दी तैयार कैसे हो कैबिनेट मिशन प्लान, कुछ गड़बड़ हो रहा है। बोले ना 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 हम कैबिनेट मिशन के साथ है, नहीं है। 29 जुलाई को आनंद फानन में मुस्लिम लीग बोली कि हमको कैबिनेट मिशन का प्लान नहीं मंजूर है, हमको खाली देश चाहिए, हम बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं, ये समूह क्या होता है, प्रांत क्या होता है, संविधान क्या होता है, संघ क्या होता है, ये सब हमको मत पढ़ाइए, इतना पेच में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, कैसे बनाइएगा वो रास्ता बताइए। अब सुन लीजिए, अगर पाकिस्तान नहीं बनाइएगा तो हम डेट दे रहे हैं 16 अगस्त 1946। अगर यहां तक रोड मैप नहीं आया तो डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत होगी, प्रत्यक्ष कार्यवाही, सारे मुसलमान सड़क पर उतरे और ऐसा कत्लेआम मचाएंगे कि हलाकू, चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर साहब इनके सामने बौने साबित हो जाए। धमकी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि सही में बहुत सीरियस है कि कमजोर है। लेकिन अभी सितंबर में सरकार का गठन होना है, 2 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के बनेंगे और उसके पहले का डेट है 16 अगस्त। जिन्ना की इस धमकी के बाद तैयारियां चालू हो गई, हथियार, असलहे लोग जमा करना शुरू कर दिए, पूरी पैनिक फैलाई गई। पंजाब में मुस्लिम लीग की सरकार थी, जोहार वर्दी सीएम थे, उन्होंने सुनियोजित तरीके से 16 अगस्त को डेट को सरकारी छुट्टी डिक्लेयर कर, और उसके बाद 16 अगस्त के दिन ही बंगाल में 4000 लोग, सरकारी रिपोर्ट है, ठीक है, ये 4000 लोग सुनियोजित तरीके से मार दिए गए। उसके बाद मामला पूर्वी बंगाल में गया, नोवाखोली। कहते हैं कि पूरे विभाजन के दौरान दंगा में जो जगह सबसे अधिक बर्बाद हुआ था वो जगह नोवाखोली था। यहां केवल लोगों का कत्ल नहीं हुआ, लोगों को घर जला दिए गए, महिलाओं से कोई ऐसी महिला नहीं थी जो बलात्कार की शिकार नहीं हुई हो। अब जब बंगाल के हिंदुओं पर इतने अत्याचार बढ़े तो पहला रिएक्शन 1 सितंबर को बंबई से आया। मतलब 16 अगस्त में दंगे बंगाल में शुरू हुए, 1 सितंबर को बंबई में, 10 अक्टूबर को नोवाखोली में, 25 अक्टूबर को बिहार से ही दंगा अपना रूप ले लिया। कहते हैं कि नोवाखोली की खबरें और बंगाल में हिंसा की खबरों ने बिहार में दंगे की शुरुआत की और बिहार के दंगे में 7000 मुसलमान मारे गए। यहां से मामला यूपी की ओर बढ़ा। गढ़ मुक्तेश्वर एक जगह है, यहां पर 1000 मुसलमानों का कत्ल किया गया। इसके बाद दंगा पंजाब पहुंचा, वहां 5000 सिखों की हत्या की गई। इसके बाद क्या हुआ इसको बताने के लिए आदमी के पास कलेजा भी नहीं होना चाहिए। ये तो हमने शुरुआत के वे लक्षण बताए जो तत्कालीन घटनाओं में दर्ज किए। एक ब्रिटिश इतिहासकार है पेंडरेल मून, उन्होंने उस दौरान जो चीजें दिखा तो उनका एक किताब ही है डिवाइड एंड विवर्ट करके। उन्होंने कहा कि 1,80,000 लोग कत्ल किए। औपचारिक तौर पर तो विभाजन की रिपोर्ट कहती है कि इसमें 16 लाख लोग से अधिक, करोड़ों लोग मारे गए।
और ये विभाजन की त्रासदी कैसी थी, इसके लिए हमसे ज्यादा बेहतर भारत में कई सिनेमा बना हुआ है। आप देखिए, ये गदर एक प्रेम कथा सनी देओल का आता है, पिंजर, ठीक है, जिसके ऊपर उपन्यास भी है, मिडनाइट चिल्ड्रन, जैसे कितनी किताबें, सारी शुरुआत के दौर के तो सारे साहित्य विभाजन पर ही लिखे गए, ठीक है। मतलब जो ट्रेन इधर से उधर होते थे, उसमें इधर से लाशें जाती थी और उधर से लाशी आती थी, इंसान नहीं आते, ठीक है। ट्रेन लाश ढोने के लिए थे, लेकिन इत्तेफाक उसको, लाश को पहचानने वाले लोग जहां जाके ट्रेन रुकती थी, वे लोग भी संसार में मौजूद, यह लाश किसकी है, क्योंकि उनके परिवार के लोग इसके लिए सहमत। मतलब फजलुल हक, सुहारवर्दी, लियाकत अली, ये वे नेताओं के नाम हैं जिनके सामने जिन्ना का कैलेंडर बहुत फीका है, और जिन्ना है भी नहीं। जब पाकिस्तान बनेगा तो जिन्ना साइड लाइन लीडर हो जाएंगे और लियाकत अली उसके चीफ बन गए। तो राजनीति में जब ये पूरी त्रासदी चल रही थी, इसी दौरान अंग्रेजों ने 2 सितंबर को पहले बुलाया कि जिन्ना जी आप भी आइए, सरकार में शामिल हो जाइए, आप लोग अपना सरकार चलाइए, देश आपका है। जिन्ना बोले मैं सरकार में शामिल नहीं हूं। तो अंग्रेजों ने भी आओ देखा न ताव कहा कि तब जलाइए जवाहरलाल नेहरू जी, आप शपथ खाइए, मैं क्रिया बाप क्रिया खाने के लिए इधर आइए, टेक ओथ एंड डिपार्टमेंट अपना चलाइए, खत्म कहानी कीजिए। 2 सितंबर को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शपथ ले। अब जिन्ना को लगा कि लगता है हम गलती कर दिए, क्योंकि अगर सरकार पर कंट्रोल है नेहरू का, तो नेचुरली है कि सिस्टम उनके फेवर में काम करेगा। वो फिर 1 महीना के बाद आए और बोले कि नहीं हम सरकार में शामिल होंगे, तो 5 उनके मिनिस्टर फिर आ गए। लेकिन उस सरकार में इसलिए आए कि सरकार को कोई डिसीजन लेने नहीं, सरकार चलाने के लिए नहीं, कोई भी कैबिनेट की बैठक हो रही है, फैटाफैटी का नौबत है, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। सुलह कराने के लिए विंस्टन चर्चिल, क्या ना, क्लीमेंट एटली, वो खुद बेचारा कहे कि आज हम ही बैठेंगे, कैसे नहीं हम लोग, वे अपने लेवल में इन दोनों को बिठाने की कोशिश किए। लेकिन जिन्ना थे, उन्होंने नारा ही दिया था, लड़कर लेंगे, अब आपसे मांगेंगे नहीं, डायरेक्ट एक्शन डे। तब तक हत्याओं का दौर जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान की उत्पत्ति, सारे बैठक, सारे सम्मेलन, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बैठे, नेहरू बैठे, गांधी बैठे, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, सब फेल। देश त्राही त्राही, यहां दंगा वहां दंगा, लोग 5,000 वहां मर रहे, 10,000 वहां मर रहे, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। ब्रिटेन के लोग भारतीयों के ऊपर सत्ता सौंप दिए हैं, भारतीयों में कैबिनेट का बैठक नहीं हो पा रहा है, कोई प्रपोजल नहीं आ पा रहा है, कुछ पास नहीं हो पा रहा है। इन सभी दावों के बीच में अब एक परिवर्तन होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी लग जाएगा कि मामला बहुत सीरियस है, अंतरिम सरकार जो हम बना के आए नेहरू के नेतृत्व में कोई फैसले नहीं ले रही है, जिन्ना के साथ बातचीत का कोई भी बैठक संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि उन्होंने 20 फरवरी 1947 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दिया कि जो दंगे हो रहे हैं उन हालात को देखते हुए हम 1 जून 1948 को भारत को आजाद कर दें, और भारत की आजादी की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाए, इस पर विचार करने के लिए हम लॉर्ड वेवल को वापस बुला रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, और उनकी जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेज रहे हैं, जो राजनीतिक रूप से ज्यादा सूझबूझ वाले। ये बेटन की काबिलियत थी कि उन्होंने विभाजन को क्या किया, ठीक है, 1 जून 1948 के बजाय 15 और 14 अगस्त को ही निपटा, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, भारत आने के बाद सब नेता से मिले, उनकी भेंट महात्मा गांधी से सबसे पहले हुई, फिर नेहरू से मिले, फिर पटेल से मिले, फिर कांग्रेस चेयरमैन मौलाना अबुल कलाम आजाद से मिले, जेबी कृपलानी से मिले, बीपी कृष्ण मेनन से मिले, लियाकत अली, बलदेव सिंह,
मास्टर तारा सिंह, बीकानेर और भोपाल के नवाब से भी मिले। टोटल बातचीत में जो डिसीजन पर पहुंचे वो डिसीजन क्लियर था कि वर्तमान समय में विभाजन ही एक रास्ता है, वरना भारत में गृह युद्ध जारी रहेगा। कोई सिस्टम में ताकत नहीं है जो वे इसको कंट्रोल। वो फाइनल अपना मूड सेट कर लिए टोटल बातचीत के आधार पर कि अगर विभाजन हो नहीं हो तो कहते हैं कि इस हारी हुई बाजी को पलटने के लिए महात्मा गांधी ने अपने जीवन की आखिरी चाल चली, ठीक है, और वह चाल थी, मतलब पूरे इस दौर में गांधी कहीं नहीं है, सत्ता में नेहरू अंतरिम सरकार के चीफ बन गए हैं, जिन्ना टांग अड़ा रहे हैं, चर्चिल कुछ कर नहीं पा रहे, चर्चिल बोल रहे हैं, क्लीमेंट एटली कुछ कर नहीं पा रहे हैं। महात्मा गांधी केवल जहां जहां दंगा होकर के सब लाश का ढेर बैठल रहता है वहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, चुप रहो, कंट्रोल रहो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी समझा रहे हैं, उसको भी समझा रहे हैं, हिंदू महासभा को भी समझा रहे हैं। नोवाखोली की उनकी यात्रा की तस्वीर बड़ी चर्चित तस्वीर है, जहां वे गए, क्योंकि नोवाखोली में जो माहौल था उसमें गांधी को जाना मतलब एक नेता की हैसियत ही दिखाता है कि वो व्यक्ति को जान की कोई कीमत नहीं होगी, वही नोवाखोली में जाएगा, अन्यथा वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। बड़ी हिम्मत से गांधी जी गए। इसी आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा भी है कि ये वन मैन बाउंड्री है, भारत में एकमात्र आदमी है जो सीमा खींच रहा है, बाकी किसी के बस की कुछ भी। कहते हैं कि सबसे मजेदार बात जो नया लेटेस्ट रिसर्च अभी आया है, मतलब 1990 के बाद जो इंग्लैंड में रिसर्च अभी बड़ा चर्चा के केंद्र में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो क्या कहता है वो तो लोग बता दे कि माउंटबेटन इतना जल्दी विभाजन पर इसलिए पहुंचे क्योंकि जो इंटरनल रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट आ रही थी, वो रिपोर्ट ये आ रही थी कि जो मुसलमान अभी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, अगर उनके दिमाग में बात बैठ रही है धीरे धीरे कि विभाजन को हिंदू नहीं टाल रहे, अंग्रेज टाल रहे हैं, और कहीं ये मुस्लिम आक्रमण टारगेटेड तौर पर अंग्रेजों के ऊपर हो गए, तो दुविधा में दोनों गई माया मिला न राम। मतलब अंग्रेज भारत को गुलामी से इतना जल्दी छोड़ क्यों रही? इसलिए क्योंकि इंग्लैंड के जीवित लड़के इंग्लैंड पहुंचे। अगर ये लड़के मराइए जाएंगे भारत में संभालते संभालते दंगों के आग में आकर के, तो फिर हम भारत को आजादी देके क्या पाए? इधर से भी कुछ नहीं, उधर से भी, तो तेजी में होगी। इस विभाजन की प्रक्रिया को, गृह युद्ध को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म किया। लेकिन विभाजन का प्रस्ताव पर स्वीकृति लेना, मोहर लेना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी लॉर्ड माउंटबेटन में कहा गया कि उन्होंने बड़े कायदे से काम लिया। जब महात्मा गांधी से बोले तो महात्मा गांधी कहे विभाजन हमारा लाश पर हो सकता है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक न खुद होने देंगे न कांग्रेस को ऐसा करने। अबुल कलाम आजाद अंतिम समय तक डटे हुए थे कि विभाजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन विभाजन में पहला आदमी जिसने हरी झंडी दी उस आदमी का नाम है सरदार, जो असरदार था। ठीक है, सरदार तभी सरदार है जब वो असरदार है। पटेल का एक बयान आता है, इस बयान में पटेल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अगर शरीर का कोई एक अंग सड़ जाए तो अच्छा होता है कि ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया जाए, नहीं तो एक घाव पूरे शरीर के ब्लड को इंप्योर करता है, पिभ बनाता है तुम लोग के भाषा में, और पूरा शरीर को ही खा के खत्म कर देता है। अतः भारत के किसी खास इलाके में, बंगाल और पंजाब में दंगे हो रहे हैं, तो वो जो दंगा का जो सड़ा हुआ अंश है उसे काट कर अलग कर देने में बेहतरी है, अन्यथा दंगे भारत के कोने कोने और चप्पे चप्पे पर। पटेल के इस स्टेटमेंट को इतिहासकार मानते हैं कि पटेल ने तो नहीं कहा कि विभाजन हो, लेकिन उसके स्टेटमेंट का मतलब लगाया गया कि पटेल चाहते हैं कि सीमित एरिया को काट करके पाकिस्तान बनाया। लेकिन माउंटबेटन को पता है कि पटेल के कहने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अंतरिम सरकार के हेड बन के बैठे हुए हैं नेहरू जी।
और प्रधानमंत्री के रूप में चॉइस भी है गांधी की, तो नेहरू को पटाना जरूरी है। और पटाने का खेल कोई महिला ही कर सकती। ये हम कोई नारी मूलक बात नहीं बोल रहे हैं, उस समय की सोच की बात बोल रहे हैं। और ऐसे टाइम में लॉर्ड माउंटबेटन के पास एक बहुत बड़ा हथियार था, और उस हथियार का नाम था उनकी पत्नी एडवीना। एडवीना नेहरू की डेंजरस लवर थी। लवर बहुत सारे लोग होते हैं, डेंजरस लवर मतलब खतरनाक प्रेमिका, मतलब उसके लिए छत से कूद भी सकती है, जान देने वाली प्रेमिका, जो आजकल कम मिलती। कहते हैं कि इस पीरियड में जब ये समय आया तो लॉर्ड माउंटबेटन को लगा कि इस चीज को हैंडल करने का काम हम एडवीना को सौंपते हैं। उन्होंने एडवीना को लगाया कि तुम देखो नेहरू से प्रेम करती हो। नेहरू के बारे में कहा जाता है कि एडवीना नेहरू से प्रेम तब की थी या दिल तब दे बैठी थी जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उसी समय पहली मुलाकात थी, और इन दोनों के बीच में काफी कुछ लव लेटर भी हैं जो उनकी बेटियों ने सार्वजनिक किए भी हैं। तो ये ज्यादा लंबा रोमांस तो नहीं था, लेकिन फिर भी 4 साल का मैच्योर लव था, अनमेच्योर नहीं कह सकते। एडवीना और नेहरू और माउंटबेटन, इन तीनों ने जो कुछ बैठकें की, उन बैठकों में नेहरू जब निकले, पूछा गया आप विभाजन के पक्ष में हैं? नेहरू चुपचाप निकले होंगे, कार में बैठ के चले गए। एडवीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इन्होंने मौन सहमति दे दी। ठीक है, अब जब दो लोग चले गए तो बात गांधी पर थी। गांधी आखिरी बाजी क्या खेले इस समझो। उन्होंने कहा कि देखो समस्या इसलिए है क्योंकि जिन्ना के हाथ में पावर नहीं है, ऐसा करो कि मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बना, और पूरी कांग्रेस पार्टी और जितने भी लोग हैं सब उन्हीं को समर्थन दे। ठीक है, क्योंकि जब तक आदमी सत्ता के बाहर रहता है बहुत अंग्रेजी बोलता है। सुनते हैं ना, गांव में वो कहावत है, जो लड़का ज्यादा उठा के बोल रहा है ब्याह करा दीजिए, अपने उनके मुंह में ताला लग जाए। लोग उसको बोलते हैं कि आटा चाउर दाल के भाई उसको मालूम हो गया, अभी शांति से। उसी प्रकार अगर जिन्ना ही भारत के प्रधानमंत्री बन जाए तो इनको भी आटा चाउर दाल के भाई मालूम हो जाएगा, कैसे सिस्टम का दायित्व होता है, लायबिलिटी होता है, कैसे चलाना होता है, कैसे जवाबदेही तय होती है। तो जिन्ना के ऊपर आ जाओ। लेकिन इन बातों पर पटेल और नेहरू आग उगले और गांधी जी को बोले कि देखिए आज तक आपका सब बात माने हैं, अब ऐसा मत कीजिए उम्र की इस अवस्था में कि हम लोग नहीं माने। गांधी के तमाम प्रयासों के बावजूद जिस तरीके से नेहरू वगैरह ने विरोध किया, गांधी जी पीछे चले। अपनी भाषा देहाती कहावत में समझो, गांधी जी ने कहा हमारे दो बंदर पटेल नेहरू दोनों निकले छुछुंदर, हम क्या करें। हमने भारतीय राजनीति में जिस विरासत को बढ़ाया वो पटेल और नेहरू को बढ़ाया, और अगर यही दोनों विभाजन चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। यही कल तक जो व्यक्ति बोल रहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, वो चुपचाप निकल गया कि हम जा रहे हो, नहीं जने जने दंगा भइल है ना, हमको घूमने दीजिए, आप लोग इधर जो करना है। अंतिम व्यक्ति जो इस बात के प्रपोजल को अड़ा रह गया वो व्यक्ति थे अबुल कलाम आजाद। लेकिन देहात में कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जब नेहरू, पटेल, राजा जी, गांधी सब एक तरीके से औपचारिक तौर पर सहमत हैं, गांधी जी ने अंतिम बयान दिया कि देखिए अभी अगर विभाजन सोल्यूशन है तो कर लीजिए, लेकिन ये आत्मा से विभाजन मत कीजिएगा, कभी दिल मिल जाए तो सट जाइएगा। तो नेहरू पटेल ने कहा ये बात ठीक बोले, इसमें आपका भी इज्जत है मेरा भी इज्जत है, ठीक है। माउंटबेटन ने जब भारतीय नेताओं की पूरी रजामंदी ले ली तब वे निकल गए लंदन, और वहां जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट जो वहां के प्रधानमंत्री थे उनको पूरा प्रपोजल समझाया।
और लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, यहां आने का भी जरूरी नहीं समझे। 3 जून को जो उन्होंने पीसी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी 3 जून की पीसी को माउंट बेटन प्लान भी बोलते हैं, या जिसको माउंट बेटन न बोलने आए, जिसकी अंग्रेजी पर कमांड न हो, वो बोल सकता है मॉन बाटन प्लान। ठीक है, माउंट बेटन के बजाय मॉन बाटन, मॉन को बांट दीजिए दो तरफ, अब कोई उपाय नहीं है। 3 जून का प्लान के नाम से भी ये बात जानी जाती है। और इसी 3 जून के प्लान को, ठीक है, क्या हुआ उसको समझिए। तो लोग उसके बारे में बोलते हैं कि उस 3 जून के प्लान में उन्होंने घोषणा की कि 14 अगस्त 1947 को, मतलब भारतीयों को आजादी अब जून 1948 में नहीं मिलेगी, उसके जगह पर 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस आजादी के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। पाकिस्तान के निर्माण में जो प्रांत मुस्लिम बहुल हैं वे पाकिस्तान को दिए जाएंगे या जनमत प्रक्रिया से भेजे जाएंगे। और इसके बावजूद जो प्रांतों में आबादी ज्यादा है, जैसे पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, वहां आधे सिख हैं और आधे मुस्लिम, बंगाल में आधे हिंदू हैं और आधे मुसलमान, तो बंगाल और पंजाब को बीच से कतरन किया जाएगा। और इसके लिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो बॉर्डर लाइन तय करेगी। और जो उधर के हिंदू इधर आना चाहते होंगे आ जाएं, और इधर के मुसलमान जो उधर जाना चाहते हो चले जाएंगे। विभाजन हो जाएगा और सीमा निर्धारण का काम इसी प्रकार पूरा कर लिया जाएगा। कहते हैं जनता या तो मर रही थी या तो कट रही थी, चाहे हिंदू के हाथों मरे चाहे मुसलमानों के हाथों मरे। दौड़ के कभी बहावलपुर से इधर आती, बाद में कोई बोलता कि नहीं नहीं तो पाकिस्तान में, दौड़ के उधर जाती। आज जैसा यूट्यूब था, न व्हाट्सएप था, न फेसबुक था, न संचार साधन थे, न अखबारों में उतनी अच्छी लकीरें खींची जाती थी कौन एरिया कहां पर है। रेड क्लिफ को भारत का ज्यादा अनुभव भी नहीं था, वो एक बार में क्लियर लाइन भी नहीं खींच पाए, और इसके कारण कैजुअलिटी चरम पर पहुंची। ठीक है, मतलब क्या बोलोगे, पूरी घटना में लोग बोलते 60 लाख मुसलमान भी बेघर, इनको पता नहीं था कहां जाना है, लेकिन कभी इधर कभी उधर दौड़े थे। 45 लाख सिख और हिंदू पंजाब में शरणार्थी थे, जो भाग के उधर से आ रहे थे, इधर से आ रहे थे। और बाकी आप लोग देखबे करते हैं। अब ये तो कौन, तो पहले भारत नाम के एक पिक्चर आया, उसमें भी वही दिखाया गया है कि कैसे ट्रेन आते थे, रातों रात उस पर हमले होते थे, लाशों की चीख पुकार मच जाती थी। तो इसी प्रकार कौन किधर जा रहा है, जीवित जा रहा है, मृत जा रहा है, किसका कौन मरा, मतलब विभाजन ने एक ऐसा दुख दिया, ऐसा मंजर दिया जो व्यक्ति को कहना और सुनना भी संभव नहीं है। भयंकर त्रासदी के बीच में इस विभाजन को सहमति हुई। इन सबके बीच में गांधी के सबसे लोकप्रिय नेता जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में थे, खान गफ्फार खान, जिनको बॉर्डर गांधी भी लोग बोलते थे, डॉक्टर खान साहब के नाम से भी बुलाया जाता था। सीमांत गांधी, वही बॉर्डर गांधी कहो चाहे सीमांत गांधी कहो, ठीक है। तो वो बड़े लोकप्रिय थे। उनके पास बड़ा धर्म संकट हो गया, क्योंकि वे कांग्रेस के परम भक्त व्यक्ति थे और भारत में ही रहना चाहते थे, लेकिन लोकेशन उनका अफगानिस्तान में सेट था। अब अफगानिस्तान से जमीन उठा के कोई लाएगा कैसे? तो लास्ट में उन्होंने अंग्रेजों के पास बड़ी इच्छा रखी कि हमको अब अलग पश्तूनिस्तान नाम का एक अलग प्रांत बना दीजिए, अलग देश बना दीजिए, हम लोग इन मुसलमानों के साथ रहना नहीं चाहते हैं। पूरी प्रजा वहां उनके साथ खड़ी थी। उन्होंने एक अलग देश बनाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तब तक जिन्ना के इशारे पर बड़े पैमाने पर विभाजनकारी मुसलमान उत्तर पश्चिम प्रांत में घुस चुके थे। अगले दिन इन लोगों ने अपने से ऐलान किया कि हम लोग जो है सो मतदान करवाएंगे। टोटल बोगस मतदान 100 के ऊपर करवाते हुए रातें रात डिक्लेयर हो गया कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की जनता ने बहुमत से निर्णय किया है कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है। खान साहब भी भाग गए इधर उधर, वहीं उनकी जान भी चली गई।
उनका भी निधन हो गया। तो इस प्रकार से विभाजन की पूरी त्रासदी पूरी हुई और लास्ट में अंत समय आया। 14 अगस्त को जो होना था वो तो हो ही गया। 15 अगस्त को सीधे तौर पर जवाहरलाल नेहरू 12 बजे रात को शपथ लिए और एक बहुत बड़ा भाषण दिए। ठीक है, जिस भाषण में कहा जाता था कि जब आधी रात को पूरी दुनिया सो रही है उस समय भारत जाग रहा है, स्वतंत्र हो रहा है। इतिहास में ऐसा बहुत कम समय आता है जब दुनिया सोए और हम जागे, परंतु यह हमारे लिए पवित्र क्षण है, बहुत जरूरी क्षण है। और हम इस अवसर पर यह सौगंध खाते हैं कि भारतीय जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानव जाति की सेवा के लिए अपना बाकी का जीवन कुर्बान कर दें। अब आजादी के 75 साल के बाद उस कुर्बानी में कितनी सेवा हुई और क्या क्या बहस हुए वे आपके जीवन काल के अंश हैं, इसीलिए उसको हम नहीं चर्चा करेंगे। भारत आजाद हो गया है, आप लोग तालियों नहीं बजाए, इसीलिए समझो। और अब आप घर जा सकते, ठीक है। इसके जो रिटेन नोट्स हैं वो आधे घंटे में हम भेज देंगे, जो पॉइंट इसमें से एग्जाम के लिए नोट करने वाले हैं सो, और इतिहास जो हम लोग शुरू किए थे इस समय। ठीक है, चलो।